नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीआरपीसी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में और सेक्शन फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सेक्शन फर्स्ट रहता है उसमें सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बात की जाती है कि मतलब उस संहिता का, उस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका विस्तार कहाँ तक होगा, उसका प्रारंभ कब से माना जाएगा, बस यही बात करता है। तो इसमें भी वही बात की गई है। आइए हम देख लेते हैं। ये बताता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इसका मेन जो पर्पस है वो ये बताता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसको हम दूसरे छोटे से नाम से, कौन से नाम से पहचान सकते हैं। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इस एक्ट को हम क्या कह सकते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मतलब हम जानते भी हैं जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसका संक्षिप्त नाम होता है। अब हम इसका दूसरा क्लॉज देख लेते हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें ये जो सेकंड क्लॉज है वो ये बात करता है, इसका विस्तार जो एक्सटेंड है वो इसके विस्तार के बारे में बात करता है कि इसका विस्तार कहाँ तक होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इसका विस्तार पूरे भारत पर होगा। एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, तो किसे छोड़कर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जो जम्मू एंड कश्मीर हैं इन स्टेट को छोड़कर पूरे भारत पर इसका विस्तार होगा। लेकिन आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि 370 जो आर्टिकल है वो हटा दिया गया है, जिसके तहत इसका विस्तार अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी कर दिया गया है। मतलब अब ये एक्सेप्ट नहीं रहा, अब ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी पूरे भारत पर ये लागू है सीआरपीसी। तो अगर आप जानते हैं कि ये कब से लागू हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी पूछिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आगे देखते हैं। इसका प्रोवाइडेड है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। परंतु जो संहिता के 8, 10, 11 से संबंधित ये जो चैप्टर हैं, 8, 10, 11 जो चैप्टर हैं, इनके अलावा इस जगह पर पूरी सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये जो 8, 10 और ये जो 11 चैप्टर हैं, सिर्फ यही चैप्टर अप्लाई होंगे इन स्टेट पर। इनके अलावा सीआरपीसी पर, पूरी सीआरपीसी इन पर लागू नहीं होगी। तो कौन से स्टेट पर, तो ये जो स्टेट ऑफ नागालैंड टू द स्टेट ऑफ, ये दो स्टेट हैं, 2 क्लॉज में इसे डिवाइड किया गया है। तो ए में बताया गया है कि स्टेट ऑफ नागालैंड, जो स्टेट ऑफ नागालैंड मतलब जो नागालैंड है, तो नागालैंड पर भी सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा बशर्ते 8, 10, 11, मतलब 8, 10, 11 के जो प्रावधान हैं, 8, 10, 11 जो चैप्टर हैं वो इस पर अप्लाई होंगे। पूरी सीआरपीसी इस पर लागू नहीं होगी। और इस पर भी ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उस पर भी पूरी सीआरपीसी लागू नहीं होगी। यही बात करता है कि मतलब इसका प्रोवाइडेड में यही बात की गई है कि जो संहिता के 8, 10, 11 ये जो चैप्टर बताए गए हैं, सिर्फ ये 2 चैप्टर ही इन जगहों पर, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पर, मतलब जनजाति क्षेत्रों पर, ये जनजाति क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसके अलावा इन पर पूरी सीआरपीसी लागू नहीं होगी। आइए हम आगे देखते हैं। लेकिन इसमें एक जहाँ किंतु परंतु आ जाए, वहीं से अपन को समझ लेना है कि अब इसमें कोई मेन बात कही गई है। अभी तक तो ये इसके सिंपल प्रावधान थे, अब इसके आगे अब यहाँ ये बोलता है बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट may be notification apply such provision or any of them to whole of part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। इसमें ये बात कही गई है
अभी तो इसका सिंपल प्रावधान बताया था कि अभी नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज़ पर पूरी सीआरपीसी लागू नहीं होगी, ये बात कही गई है। अब इसके आगे ये बात कही गई है कि बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इन जगहों की मतलब नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र की अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मे बी नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविज़न, और तो इसमें ये बताया गया नोटिफिकेशन के द्वारा अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम द होल ऑफ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, मतलब या तो ये पूरे पार्ट पर, नागालैंड पर पूरे पार्ट पर, या फिर ट्राइबल एरियाज़ के पूरे पार्ट पर इसको अप्लाई कर सकती है सीआरपीसी को, या फिर सप्लीमेंटरी, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। इसमें ये बताया गया है कि जनरली तो ये नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य सरकार, मतलब नागालैंड राज्य की और जनजातीय क्षेत्रों की यदि सरकार चाहे तो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो उस नोटिफिकेशन में अधिसूचना द्वारा पूरे नागालैंड पर या फिर पूरे जनजातीय क्षेत्रों पर या फिर इनके किसी पार्ट पर सीआरपीसी को लागू कर सकती है। बस इतनी सी बात की गई कि इसके लिए ये नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से इन जगहों पर सीआरपीसी लागू नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ यही बताया गया है कि इन जगहों पर सीआरपीसी लागू नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यदि चाह रही है कि सीआरपीसी इस जगह पर भी लागू हो जाए तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जारी करके वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें अधिसूचना द्वारा उसमें सब कुछ लिखा जाएगा कि हमें अपने यहाँ पर सीआरपीसी को इन्फोर्समेंट करना है, तो उस नोटिफिकेशन के द्वारा वह अपने यहाँ पर भी इस सीआरपीसी को लागू कर सकती है। बस इतनी सी बात इस पैरा में की गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में बात की गई है, इस एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि ट्राइबल एरियाज़ का मतलब क्या होगा। नागालैंड राज्य को तो पूरा बिल्कुल तरीके से वो तो अलग कर दिया गया, पर जनजातीय क्षेत्र जो हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका हम क्या मतलब निकालेंगे। तो इसी बारे में ये एक्सप्लेनेशन बात करता है स्पष्टीकरण में। जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं, मतलब ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका मतलब मीन्स द ट्राइबल एरियाज़ विच इमीडिएटली बिफोर द 21 डे ऑफ जनवरी, मतलब जो 21 जनवरी के पहले, बिफोर द 21 डे ऑफ जनवरी, जनवरी के 21वें दिन के पहले 1972 में वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज़, मतलब 1972 के पहले, 1972 में 21 जनवरी के पहले जो एरियाज़ ऑफ असम इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, मतलब जो असम के जनजातीय क्षेत्र हैं, जो असम के जनजातीय क्षेत्र हैं, तो असम के जनजातीय क्षेत्र में 1972 में 21 जनवरी के पहले जो शामिल थे उन्हें हम ट्राइबल एरियाज़ जनजातीय क्षेत्र मान सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि जनजातीय क्षेत्र का क्या मतलब निकाला जाएगा। तो बस यही बात की गई है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका मतलब यहाँ से लिया जाएगा कि जो 1972 में 21 जनवरी के पहले असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित थे वह ट्राइबल एरियाज़ होंगे। एज रेफर्ड टू द पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपल ऑफ शिलोंग। इसमें ये बताया गया है कि जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की जो संविधान की छठी अनुसूची है, जो शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पैराग्राफ 20, जो 20 है ना, 20 पैराग्राफ, इसमें बताए गए हैं। मतलब जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में जो बताए गए हैं और जो असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे वह माने जाएंगे जनजातीय क्षेत्र, और जो शिलांग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है, और जो अदर देन दोज
विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपल ऑफ शिलोंग, मतलब जो शिलोंग नगर पालिका है इनकी स्थानीय क्षेत्रीय सीमाओं से भिन्न हैं और जो 1972 की जनवरी के 21 जनवरी के पहले संविधान की 6ठी अनुसूची में पैराग्राफ 20 में बताए गए हैं वह ट्राइबल एरियाज माने जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है। तो थर्ड क्लॉज में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। इसमें बस ये बात की गई है कि इसका इन्फॉर्मेंस कब से माना जाएगा, तो इसको कब से लागू माना जाएगा, तो यही बात करता है कि इसका प्रवर्त होना माना जाएगा 1 अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल के पहले दिन 1974, मतलब 1 अप्रैल 1974 से ये प्रवृत्त हुई ऐसा माना जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए और यदि कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल मैं उसको पूर्ति करूँगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।